Good morning, students. So you all are doing good. So after completing my practical aspect of debentures, issue of debentures, now we will discuss some theoretical portion of the chapter debentures. Here I am going to discuss with you issue of debentures and redemption of debentures. So first we start with issue of debentures. So सब first meaning क्या होता है कि issue of debentures आगे होता क्या है. सो इशू ऑफ डिबेंचर इज नथिंग, जैसे हम अपने शेयर्स इशू करते हैं इसी तरीके से हम अपने डिबेंचर्स इशू करते हैं, बट शेयर्स और डिबेंचर्स में फ़र्क होता है. क्या? जो भी व्यक्ति शेयर खरीदता है दैट बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी एंड नोन एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, राइट. बट जो डिबेंचर्स लेता है, डिबेंचर इज जस्ट लाइक अ लोन कि हम पब्लिक से ले रहे हैं और अब एट द एंड ऑफ द टर्म वी हैव टू पे देम बैक. सो इशू ऑफ डिबेंचर सीम्स टू बी जस्ट लाइक इशू ऑफ शेयर्स. Here the money can be accumulated either in lump sum or on installment. The accounting treatment of the two is quite alike. एक जैसे थे, हमने देखा था कि वहाँ पे बस शेयर का नाम लिखते थे, यहाँ पे हम डिबेंचर लिखते हैं. So debentures can be either issued for some other consideration or cash. Often issued or valuation of or circulation of debentures is done as collateral security. कई बार हम डिबेंचर्स को एक collateral securities के बेसिस पे भी हम इशू कर देते हैं, जैसे हम गिरवी रखने बोलते हैं. मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताया है और एग्जाम में ट्रीटमेंट यानी कि आपको ये आएगा कि बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे. तो फर्स्ट थिंग इज मीनिंग ऑफ डिवेंचर. सो मीनिंग डिवेंचर इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. एज यू नो दैट कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसके खुद की कोई साइन नहीं होते, तो वो एक कॉमन सील करती है. मीन्स कॉमन सील पे लिखा होगा कि ये डिबेंचर आपको इशू है और इतने टाइम बाद आपको वापस इसका पैसा मिल जाएगा. इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट. ये भी आपको मिलता है. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले इट इज लाइक अ लोन. इट कंटेन्स अ फिक्स्ड रेट, आपको परसेंटेज में आपको इंटरेस्ट मिलेगा. कॉमन सील विदाउट सील, जैसे आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट पे अगर साइन है लेकिन प्रिंसिपल सर के साइन विद सील नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो इस पे कंपनी की सील होनी चाहिए. एंड इसको रिडीम करना है मीन्स एट अ फिक्स्ड और एंड एट अ स्पेसिफिक टाइम आपको इनका पैसा वापस करना है. डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नॉट द ओनर्स. दे आर नॉट ओनर्स, दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट, नो राइट टू कास्ट वोट. एंड प्रायोरिटी मिलती है बिकॉज इट इज लाइक अ लोन, और आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम बाहर वालों का पैसा वापस करते हैं. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू डिबेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट. कितने तरीके के डिबेंचर्स होते हैं? अच्छा, एक डिफरेंस ये भी आ सकता है, शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है वो आपकी बुक में होगा. यही डिफरेंस है कि वो ऑनर होते हैं और ये क्रेडिटर्स होते हैं. इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता, उनको वोटिंग राइट होता है. इनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, पेमेंट के समय उनको नहीं मिलती है. ठीक है, वो एक समय के बाद वापस करने होते हैं, इनके ऊपर कोई वापस नहीं करना होता. उनको डिविडेंड मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है. इस तरीके के छोटे छोटे अब आप शेयर और डिबेंचर कर चुके हैं तो वो वाला डिफरेंस मैं नहीं बताऊंगी, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो प्लीज उसे एक बार देख लीजिएगा. अब हम पढ़ेंगे कितने तरीके के डिबेंचर्स होते हैं. बेसिकली डिबेंचर्स को हम कई पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी के बेसिस पे तो पहले डिबेंचर्स है हमारे सिक्योर्ड और दूसरे हैं अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड का मतलब होता है जिसे मैंने डिबेंचर इशू किया और उसके ऊपर मैंने लिख दिया सिक्योर्ड है. इसका मतलब है इसके ऊपर कोई मैंने एसेट डाल दी कि अगर मैं इनकी पेमेंट नहीं कर पाई तो मैं फलानी एसेट को या कोई भी एसेट को मैं बेच दूंगी. तो दीज डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय एनी एसेट. सो दिस बिकम अ चार्ज ऑन दी एसेट ऑफ प्रॉपर्टी. उसे बोलते हैं सिक्योरिटी पे. ठीक है, मीन्स लोगों को जब भरोसा ना हो कि आप डिबेंचर की पेमेंट कर दोगे तो एक हम एसेट अटैच कर देते हैं लाइक उसके जैसा. तो ये सिक्योरिटी हो जाती है बैक्ड बाय एनी स्पेसिफिक एसेट. इफ कंपनी फेल्स टू पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देन द डिबेंचर होल्डर कैन सेल द एसेट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर क्लेम. सो दीज आर नोन एज ऑल्सो नोन एज मॉर्गेज डिबेंचर्स. अनसिक्योर्ड इसका जस्ट अपोजिट होता है. अपोजिट कैसे? कि इसमें कोई भी जो है चार्ज नहीं होता, कोई भी एसेट अटैच नहीं होती है. अगर कोई डिफॉल्ट होता है पेमेंट में तो कैन ओनली फाइट, वो सिर्फ सीधा कोर्ट में जाएंगे, उनके पास कोई एसेट नहीं है बेचने के लिए, वो अनसिक्योर्ड हो गए. दूसरा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टाइम.
तो पहला है रिडीमेबल, दूसरा है नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल मीन्स जिसकी पेमेंट होनी है, जिसकी पेमेंट कभी नहीं होनी है, मतलब वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगा। सो विच आर रिपेबल एट द एंड ऑफ एनी स्पेसिफाइड पीरियड, 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब पेमेंट करनी है उसको बोलता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। लेकिन जिसका कोई भी पेमेंट का कोई सीन ना हो, वो लाइफ टाइम रहेंगे, दे रिमेन्स विद द कंपनी लाइफ टाइम, तो उसको बोलते हैं इररिडीमेबल, जिसको रिडीम ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी मतलब जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं और जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिन डिबेंचर्स को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ उन्हें कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बोलते हैं, और जिन डिबेंचर्स को मैं कन्वर्ट नहीं कर सकती उन्हें नॉन कन्वर्टिबल बोलते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मान लीजिए 6% डिबेंचर है तो मैं 7% में कन्वर्ट कर दूँ, या डिबेंचर्स को मैं शेयर्स में कन्वर्ट कर दूँ, इस तरीके से। तो डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर दिस एक्सपायरी ऑफ एनी स्पेसिफाइड पीरियड, then they are known as convertible, and those debenture which cannot be converted into equity share are known as non convertible debentures. Now next one is fourth one, coupon rate. coupon rate क्या होता है? any specific coupon rate debentures means इसके ऊपर परसेंटेज में लिखा होता है ना, जैसे अभी आपने सारे क्वेश्चन किए, किसी में 9% लिखा है, किसी में 10%, जिसके ऊपर ऐसे परसेंटेज में लिखा होता है उसको फिक्स्ड और फ्लोटिंग जैसा भी हो उसको कूपन, स्पेसिफिक कूपन बोलते हैं। और जीरो कूपन जिसके ऊपर परसेंटेज ना लिखा हो। अभी हमने जब फाइनेंशियल मार्केट पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको जीरो कूपन बताया भी था। टी बिल्स कैसे होते हैं? जीरो कूपन, जैसे हम इशू करेंगे 90,000 में और आपको रिडीम करेंगे 1 लाख में, तो यहाँ पे परसेंटेज कुछ नहीं लिखी है, लेकिन आपको ये इनहेरेंट पता है कि जो 10,000 रुपये वो हमारा इंटरेस्ट है, तो कुछ लिखा नहीं है इसलिए उसको जीरो कूपन बोलते हैं, मतलब छुपा हुआ है। डो नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कंपनी के रजिस्टर के अंदर इनका नाम लिखा होता है। तो डिबेंचर्स इन विच द नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर ड्यूली रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर मेंटेन बाय द कंपनी आर कॉल्ड रजिस्टर्ड। और बियरर में किसी का नाम नहीं लिखा होता, मीन्स अगर मेरे नाम का डिबेंचर है तो भाई मुझे पैसा मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन बियरर में किसी का नाम नहीं लिखा, जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट होगा वो जाएगा और एट द एंड ऑफ द टर्म वो जाके क्लेम कर लेगा, इसको बोलते हैं बियरर। इसको हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं और इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है फर्स्ट डिबेंचर, सेकेंड डिबेंचर। फर्स्ट सेकेंड टर्म से पता चल गया होगा, जिनकी पेमेंट सबसे पहले होनी है, किसी भी डिबेंचर से पहले इनकी पेमेंट होगी और सेकेंड इनकी पेमेंट बाद में होगी, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो बेसिकली हमने 6 तरीके से डिबेंचर्स को बांटा है। फर्स्ट वन इज प्रायोरिटी, रजिस्ट्रेशन, कूपन रेट, कन्वर्टिबिलिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम, and the last one is security. So this is how issue of debentures को हम kind debentures को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं रिडम्पशन की। आखिर रिडम्पशन होता क्या है? इशू के बाद हमेशा रिडम्पशन होता है, क्योंकि रिडम्पशन में कई सारी चीज़ें आपकी डिलीट हो चुकी हैं, तो इसकी थ्योरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आएगा तो 1 और 2 मार्क्स की थ्योरी आ सकती है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा रिडीमेबल डिबेंचर, जिनको हम रिडीम करते हैं उन्हें रिडीमेबल बोलते हैं। मोस्टली सारे डिबेंचर्स को रिडीम ही किया जाता है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ लोन, नहीं तो वो शेयर्स ही हो जाए एक तरीके से। सो व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स? मीन्स इट रेफर्स टू द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स बाय द एंटरप्राइज व्हेन डिबेंचर्स आर रिक्लेम्ड, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर इज बीइंग डिस्चार्ज। टू पुट इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज लार्ज। भाई डिबेंचर्स लाखों करोड़ों में होते हैं, तो इसके लिए जो पैसा चाहिए होता है वो भी लाखों करोड़ों में चाहिए होता है। सो बेटर है कि आप इसके लिए प्रोविजन निकालिए, गेन्स किस तरीके से हम रिडीम करेंगे, इसलिए एक अलग चैप्टर है। बिकॉज इशू करना एक अलग इशू, एक अलग बात है, बट इसको रिडीम करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। धोखा नहीं होना चाहिए ना डिबेंचर होल्डर्स के साथ, सेबी पूरा रेगुलेट करेगा इसको। सो द मीनिंग, इट मीन्स रिपेमेंट ऑफ द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर। सारे डिबेंचर्स को हमें डिबेंचर होल्डर को वापस करने हैं पैसे। डिबेंचर्स कैन बी रिडीम इधर एट पार और प्रीमियम, डिस्काउंट पे बिल्कुल भी नहीं होगा। सोच के देखो, आपने 100 रुपये तो पहले दिए, डिबेंचर खरीदा,
तो क्या 95 रुपीज़ आप एक्सेप्ट कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। या तो आप बोलोगे मुझे कम से कम 100 के 100 तो वापस कर, या उससे ज़्यादा। तो इसे बोलते हैं या तो प्रीमियम पे होगा या पार पे होगा। कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमेशा आप प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे। प्रोस्पेक्टस ये नहीं कि सिर्फ शेयर्स के लिए इशू होता है, वो डिबेंचर्स और शेयर दोनों के लिए इशू होता है। इसमें सब लिखा जाता है कि आपका पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है, और कब और कैसे आपका पैसा वापस किया जाएगा। कितने तरीके के मेथड्स होते हैं? देयर आर 4 मेथड्स तो अब आपके सिलेबस में नहीं है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्योरी पहले ये 4 मेथड हुआ करते थे। इसके बाद लास्ट ईयर से 2 ही मेथड रह गए थे, ये और ये वाले। अब आपके में वो 2 भी चले गए हैं, ठीक है। बट हम आपको एक बार थ्योरी में रिवाइज करा देते हैं। लंप सम, इंस्टॉलमेंट, ओपन मार्केट और कन्वर्जन। लंप सम का मतलब होता है 10 लाख करोड़ के डिबेंचर थे, एक साथ हमने 10 लाख पेमेंट कर दी, ठीक है, तो हो गया हमारा पेमेंट इन लंप सम। इंस्टॉलमेंट सुन के आपको समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे हमने इनकी पेमेंट करी है एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी कंपनी में डिसाइड होती है। परचेज इन ओपन मार्केट का मतलब ये होता है जैसे अभी मार्केट में आपको पता है डेली शेयर्स खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं, इसी तरीके से डिबेंचर्स भी खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं। कंपनी क्या करेगी, उसको डिबेंचर लेने हैं, ओपन मार्केट में गई, जो भी मार्केट अवेलेबल रेट है फटाफट से खरीद लिया। अब उसमें कभी कभी कंपनी को फायदा भी हो जाता है, कभी कभी कंपनी को नुकसान भी हो जाता है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो है नहीं, बस ऐसा ही समझ लीजिए ये थ्योरी पोर्शन के हिसाब से। कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स, जैसे मैंने आपको बताया या तो 6% डिबेंचर्स को हम कोई और परसेंटेज वाले डिबेंचर्स में कन्वर्ट करेंगे या उन्हें हम शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी, राइट। तो ये हमारे 4 मेथड है। एक एक करके हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रॉम दी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज DRR। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 18 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर थ्रू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सिंपल सी बात यह है कि आपको 25% जो है DRR में ट्रांसफर करना है, दैट्स इट। मान लीजिए 1 लाख का डिबेंचर्स है, आपको 31 मार्च 2021 में आपको रिडीम करना है 1 लाख। तो आप क्या करोगे, 2021 से जस्ट पहले जो 31 मार्च आएगी या जो 1 अप्रैल आएगी, उन दोनों में से एक भी तारीख को आपको 25% निकालना है। 1 लाख का 25% होता है 25,000 रुपये, वो आपने DRR में ट्रांसफर करने हैं। और एंट्री क्या होगी DRR में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितने रुपए, 25,000 रुपये। कौन सी तारीख को, 31 मार्च या 1 अप्रैल। कौन से साल को, 2021 है तो 2020 को, 2020 है तो 2019 में, 2019 है तो 2018 में, जस्ट 1 साल पहले, मतलब उसी साल के पहले वाले 1 अप्रैल या 31 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी इन्वेस्टमेंट। हमें करनी होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रूल है, इन्वेस्टमेंट करनी है 15%, मीन्स 1 लाख का 15% कितना होता है, 15,000। और इसमें जो तारीख होती है वो होती है हमारी 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन में बोला 2021 में पेमेंट करनी है, तो 2020 का 1 अप्रैल या 30 अप्रैल जो भी गया है उसमें हम 15% यानी कि 1 लाख का 15% कितना होता है, 15,000, वो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कंपनीज एक्ट में मेंशन है उसमें हम अपनी 15% की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। कौन सा रूल कहता है, एज पर रूल 18 सबसेक्शन 7। कौन कौन सी कंपनी है जिनको नहीं बनाना DRR, वो कंपनीज है AIFI यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज रेगुलेटेड बाय RBI एंड बैंकिंग कंपनी, इन दोनों को कभी भी DRR नहीं बनाया। DRR कहाँ पे शो होता है, DRR शो होता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंदर आता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड किसके अंदर आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। 3 चरण होते हैं। तो भाई इसके आगे DRR की फुल फॉर्म क्या होती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो जब रिजर्व इसके आगे लिखा तो ऑब्वियसली रिजर्व एंड सरप्लस में ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद जब हमने DRR बनाया क्यों है, ताकि हम पेमेंट कर पाए अपने डिबेंचर्स को। अब मान लीजिए मेरे सारे डिबेंचर्स की पेमेंट हो गई, तो भाई मैं DRR का क्या करूंगी, तो मैं इस DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगी।
तो राइट इट डाउन, जब मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगी तो एंट्री होगी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, क्योंकि ऊपर मैंने क्रेडिट किया था तो अब मैं इसको क्या कर दूंगी, डेबिट। जो भी आपका DRR होगा उसको हम जनरल रिजर्व में डाल देंगे। जनरल रिजर्व में डालने का फायदा ये होता है बेटा कि जब हम किसी के नाम का रिजर्व बनाते हैं तो हम उसका पैसा उसी रिजर्व में यूज कर सकते हैं, कहीं और तो हम यूज कर नहीं सकते। बट जनरल रिजर्व का पैसा हम जनरल रिजर्व है वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो भाई डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने का मेन मकसद था कि डिबेंचर्स को पैसा देना है। आप सारे डिबेंचर्स को पैसा दे चुके हैं, अब हमारे पास कोई पैसा बचा नहीं है, तो बेटर भी अब DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। नेक्स्ट वन इज 6 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हम कितने तरीके से शेयर मतलब डिबेंचर्स को मुझे पैसा देना है तो मैं कहाँ से पैसा मंगा सकती हूँ। सबसे पहले एक काम करो, नया शेयर भी आप इशू कर सकते हैं या नया डिबेंचर। मान लीजिए 6% डिबेंचर्स को रिडीम करना है तो मैं इस 6% को छोड़ के मैं 7%, 8% कोई और डिबेंचर इशू कर दूंगी और उससे जो मुझे पैसा मिलेगा वो मैं इन वाले डिबेंचर्स को दे दूंगी। या मैं शेयर इशू करूंगी, शेयर इशू करने के बाद जो मुझे पैसा मिलेगा वो मैं इन डिबेंचर्स को दे दूंगी। आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से निकाल सकते हैं हम। दैट इज अ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विदाउट यूजिंग एनी प्रॉफिट। इसमें हम प्रॉफिट यूज नहीं करते। सो इट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ AIFI एंड बैंकिंग कंपनी एज दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग DRR। क्योंकि जब हम आउट ऑफ कैपिटल करते हैं उसके लिए हमें DRR बनाना नहीं पड़ता। तो लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नो DRR। किस केस में DRR नहीं, आउट ऑफ कैपिटल अगर आप रिडीम करते हैं। पहला तरीका तो आपको पता है, या तो मैं दूसरे शेयर इशू कर दूं या दूसरे डिबेंचर इशू कर दूं। दूसरा है आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल जो करता है उसको कोई भी DRR नहीं बनाना, और जो आउट ऑफ प्रॉफिट करता है उसको DRR बनाना है। सो आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है if a company retains a part of divisible profit every year and uses it for the purpose of redemption of debentures, मीन्स जो आपका जनरली प्रॉफिट आता है कंपनी का आफ्टर टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद, उस पैसे का इस्तेमाल आप DRR को रिडीम कर डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कर सकते हैं। इसे बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 मेथड हो गए, या तो हम नया शेयर इशू कर दे या नया डिवेंचर इशू कर दे। दूसरा आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल जो करेगा उसको DRR नहीं बनाना। और तीसरा आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में ये फर्क है, जब हम आउट ऑफ कैपिटल करते हैं तो कंपनी के पास जो कैश होता है उसको हम यूज कर लेते हैं, बट आउट ऑफ प्रॉफिट में कैश का इस्तेमाल नहीं होता, प्रॉफिट का इस्तेमाल होता है। और आपको ये एज अ कॉमर्स स्टूडेंट पता होना चाहिए ना कि आउट ऑफ कैश क्या होता है। आउट ऑफ मतलब कैश का मतलब कैश होता है, कैश और प्रॉफिट दोनों अलग अलग होते हैं। और कितने तरीके के मेथड्स होते हैं ये तो मैंने आपको बताया है। लमसम, जब लमसम का मतलब क्या होता है, कंपनी रिडीम्स द डिबेंचर बाय पेइंग द होल अमाउंट। मैंने बताया ना, लमसम पेमेंट कर दीजिए, पूरा का पूरा पैसा वापस कर दीजिए एक साथ। इंस्टॉलमेंट में अंडर दिस डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट एंड डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड और सेलेक्टेड बाय ड्रॉ। ड्रॉ फ्लॉट निकालेंगे, सबके नाम की पर्ची रखेंगे, जिसका नाम आएगा उसका पैसा उसे वापस कर दिया जाएगा। इसे बोलते हैं ड्रॉ ऑफ फ्लॉट्स। एंड नेक्स्ट है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में क्या होता है, कंपनी परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ कैंसिलेशन। कंपनी अपने आप ही जाके स्टॉक एक्सचेंज से अपने खुद के शेयर्स खुद ही खरीद लेती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, अब छोटी सी चीज देख लीजिए, जब मैं कैपिटल से कर रही हूँ और जब मैं प्रॉफिट से कर रही हूँ, इसमें नो DRR, ठीक है, और इसमें 25% DRR। ये सिंपल तरीका है। ठीक है, मान लीजिए वो बोले 100% आउट ऑफ प्रॉफिट है, भाई मेरे को सारा का सारा प्रॉफिट से करना है, तो हमारा भी जो DRR हो जाएगा वो भी 100% हो जाएगा। जब कुछ ना बोले तो 25%, जब बोले 100% तो 100%। और किसी भी केस में कैपिटल में DRR हम बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, एक चीज़ और, कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 1 लाख के डिबेंचर्स हैं आपके, और बोले कि 1 लाख में के जो डिबेंचर्स है उसमें 50% आउट ऑफ कैपिटल है और 50% आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो क्या करेंगे बेटा, हम 50% वाले पे तो DRR नहीं बनाएंगे, जैसे मैंने आपको कोई DRR, और यहाँ पे नॉर्मली बोला है तो 1 लाख का 50% कितना हो गया, 50,000 रुपये। ठीक है, तो 50,000 पे ही 25% कितना हो गया, 7,500। सॉरी 12,500, तो 12,500 का DRR बनाएंगे।
और जो मैंने आपको DRI बताया है, DRI वो भी 15%, वो 15% भी आप इसी का निकालोगे 50,000 का, ना कि इसका, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ, अगर थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। इसके बाद हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो भी हमें कई बातें क्लियर हो जाएंगी। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अदरवाइज वैसे तो मैं लास्ट उसमें बता ही चुकी हूँ आपको। अदरवाइज अगर कोई सिंपल एंट्री होती है तो वही होगी डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर। हम पहले पैसा ड्यू करते हैं ऑलवेज, और नेक्स्ट एंट्री होती है पैसा देने की, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सिंपल एंट्री, ठीक है। पहले डिबेंचर्स टू डिबेंचर खत्म करेंगे डिबेंचर्स को, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे देन और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू प्लीज़ मे कॉन्टैक्ट टू मी एट एनी टाइम। तो थैंक यू सो मच।